क्वेश्चन है, गोंड जनजाति में शब्द बारी का संबंध किससे है। ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश प्री 2026 में आ चुका है। ठीक है, तो जो गोंड जनजाति है उसका एक शब्द है बारी। बारी का संबंध किससे है तो वो है खेती से। ठीक है, जैसे आप देखना कि ये है प्यारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में पाई जाती है गोंड बैगा जनजाति। ठीक है, तो जो गोंड जनजाति है ये अपने घरों में, ठीक है, अपने घरों में जो घरेलू सब्जी होती है, यानी घरेलू खान पान के लिए जो सब्जी होती है उसे उगाने के लिए घर के आसपास जो खेती करती है उसे कहते हैं बारी। जैसे आज आप जाओगे बालाघाट साइड या बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, सिवनी, इस क्षेत्र में अगर घर के आसपास सब्जी उगाने के लिए जो खेती की जा रही है, ठीक है, उसके आसपास लगाते हैं एक सुरक्षा दीवार, ताकि जो बाहरी पशु है, बकरी है, गाय है, उसे ना खा सके। जो फसल लगाई जा रही है उसके लिए, जैसे कि अपना टमाटर, भाजी, चौलाई भाजी, जो भी भटेटे जो भी हैं, ठीक है, तो इसको लगाने के लिए सुरक्षा के लिए एक बनाते हैं बे, जिसे कहते हैं बाड़ी, ताकि जो बाहरी पशु है उसे फसल को ना खा सके, तो उसे कहते हैं बाड़ी। आज भी कहते हैं बाड़ी। ठीक है, तो जो गोंड जनजाति है ये जो घरेलू सब्जी उगाने के लिए जो खेती करती है उसे कहते हैं बारी। हुआ क्लियर? तो ध्यान रखना, इसका संबंध किससे है? गोंड जनजाति से है। और ये जनजाति जो है खेती करती है घरेलू सब्जी उगाने के लिए, उसे कहते हैं बारी। तो संबंध किससे है बारी का? वो है खेती से। हुआ क्लियर? ये क्वेश्चन 2026 में आ चुका है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है नेतम शब्द का संबंध किससे है। तो ये क्वेश्चन भी 2026 के प्री में आ चुका है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो नेतम है इसका संबंध किससे है तो वो टोटम से है। अब ये क्या है ये समझ जाइए पहले आप। तो ध्यान रखना, जो नेतम है इसका संबंध जो है मुख्य रूप से टोटम और गोंड जनजाति के गोत्र से है। यानी कि जो आदिवासी संस्कृति में नेतम शब्द का गहरा संबंध किससे है, वो है टोटम, यानी कि कुल चिन्ह, परिवार का जो चिन्ह होता है, कुल चिन्ह कहते हैं उसे, वो है टोटम। टोटम किसी विशिष्ट जनजाति या समाज के गोत्र का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व या आध्यात्मिक संबंध होता है इससे। यानी मान लो गोंड जनजाति है, उसमें बहुत से परिवार होंगे, ठीक है, तो हर एक परिवार का एक अपना टोटम चिन्ह होगा या कुल चिन्ह होगा, जिसे देखा जाएगा कि ये परिवार जो है गोंड तो है परंतु इसका संबंध इस कुल से है, उसे कहते हैं टोटम। तो ध्यान रखना, जो गोंड समाज है ये अलग अलग गोत्रों के अपने देव और देवताओं के प्रतीक होते हैं, जैसे कि पशु, पक्षी या वृक्ष होते हैं, इसे कहते हैं टोटम। सिंपल सी भाषा में ये है कि जो गोंड जनजाति है उसमें बहुत से परिवार होंगे, बहुत से कुल होंगे। अब हर एक कुल ने अपना एक चिन्ह बना दिया है, वो पक्षी का हो सकता है, पशु का हो सकता है या वृक्ष का हो सकता है। ठीक है, तो ये जो चिन्ह बनाया गया है इसे कहते हैं टोटम। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है गोत्र से, ताकि जब विवाह होता है तो ये देखा जाएगा कि ये किस गोत्र का है, किस टोटम का है, उसके अकॉर्डिंग विवाह होता है, संपन्न होता है। हुआ क्लियर? तो ध्यान रखना, जो नेतम शब्द है उसका संबंध किससे है? टोटम से है। टोटम क्या है? तो ये कुल चिन्ह है, यानी कि उनका पारिवारिक जो कुल होता है उसका चिन्ह है। चिन्ह क्या हो सकता है? तो वो एक हो सकता है, पशु होगा, पक्षी होगा या वृक्ष होगा। हुआ क्लियर? तो ये दो क्वेश्चन आए थे 2026 में। हुआ क्लियर? नेतम क्या है, ठीक है, और बारी क्या है। क्वेश्चन है, गोंड जनजाति अपने आप को क्या मानती है। तो इसका आंसर है वो अपने आप को क्योंतर मानती है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि जो गोंड जनजाति है ये विश्व की सबसे बड़ी आदिवासी समूह में से एक है। और दूसरा फैक्ट ये है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। लेकिन ये ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो पहली कौन सी है? पहली है भील। ठीक है, जो भीलों का परसेंट है मध्य प्रदेश में, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। ठीक है, वो है 39%। और जो गोंड है, गोंड का जो परसेंट है मध्य प्रदेश में वो 33% है। ठीक है, इस प्रकार से जो है मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ी जनजाति है वो भील है
और सेकंड नंबर पर जनजाति कौन सी है, वो गोंड है 33%। ठीक है, अब सवाल उठता है कि ये मैंने क्यों लिखा है परसेंट यहाँ पर। वो मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जो भी चीज़ प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, तो आपको उसका परसेंट भी याद होना चाहिए। जैसे कि आपसे क्वेश्चन ये कर लेगा कि भील जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है, इसका कितना परसेंट है, तो वहाँ पे आप हो जाओगे ढेर। इसलिए 39% क्या है, तो वो भील है, और 33% क्या है, तो वो गोंड है। हुआ क्लियर। दूसरी चीज, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह से संबंधित है। ठीक है, गोंड जनजाति का मूल द्रविडियन परिवार से माना जाता है, और जो गोंड जनजाति है स्वयं को क्योंतोर या क्योंतोर कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। हुआ क्लियर, ये ध्यान रखना। खालिस्तान जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति समूह में से है जो सभी जिलों में निवास करती है। तो इसका आंसर क्या होगा, वो होगा गोंड। ठीक है, क्योंकि यहाँ बोला है उसने सबसे बड़ी जनजाति समूह, तो उसका आंसर हो जाएगा गोंड। अगर आप देखो, ये है अपना प्यारा एमपी। ठीक है, तो यहाँ से जो क्षेत्र है पूरे वाले पार्ट, ठीक है, ये पार्ट यानी कि आप देखो तो यहाँ पर है आपका सतपुड़ा रेंज। ठीक है, यहाँ पर है आपका ये विंध्य रेंज, और यहाँ पर है क्या आपका, ये है आपका सतपुड़ा। तो ये हो गया आपका विंध्य पर्वत, और ये हो गया आपका सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, इन दोनों पर्वतों में निवास करती है कौन सी, गोंड जनजाति। ठीक है, और गोंड शब्द की उत्पत्ति हुई है कोण शब्द से, और कोण शब्द का अर्थ होता है पर्वत। पर्वत ने कौन से पर्वत, विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत में रहने वाली जनजाति को कोंड कहते हैं। कोंड यानी होता है गोंड, इसलिए इसका नाम गोंड रखा गया है। हुआ क्लियर। और ये सबसे बड़ी जनजाति समूह है विश्व की भी, भारत की भी और एमपी की भी। ठीक है, लेकिन अगर ये पूछता कि परसेंट में क्या है, तो गोंड जो है वो सेकेंड है। कितना परसेंट है, वो 33% है। ठीक है, पहली कौन सी है, वो भील है, उसका कितना परसेंट है, वो है 39% है। हुआ क्लियर, ये फैक्ट को ध्यान रखना। ठीक है, लिंगों का आख्यान किस जनजाति से संबंधित है, तो लिंगों का जो आख्यान है इसका संबंध किससे है, तो वो जनजाति कौन सी है, तो वो है गोंड जनजाति। ठीक है, लिंगों का जो आख्यान रूप से मध्य भारत की गोंड जनजाति संबंधित है, जहां उन्हें एक प्रमुख सांस्कृतिक नायक या गोंड धर्म के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। अगर आपने एक प्रथा सुनी होगी, उस प्रथा का नाम है घोटुल, घोटुल प्रथा। ठीक है, और जो घोटुल प्रथा है, ये जो गोंडों की उपजाति है मांडिया या मुरिया, उसमें प्रचलित है ये घोटुल प्रथा। और घोटुल प्रथा के जो संस्थापक है वो भी कौन है, लिंग है। वह क्लियर। इसीलिए जो लिंग का प्रमुख संबंध किससे है, ये गोंड जनजाति से है, जहां इन्हें एक प्रमुख सांस्कृतिक नायक या गोंड धर्म के संस्थापक के रूप में माना जाता है। हुआ क्लियर, ये ध्यान रखना। घैला या बिदड़ी त्योहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो इसका आंसर क्या है, वो है गोंड जनजाति। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, जो घैला या बिदड़ी त्योहार है, ये गोंड जनजाति का एक परंपरागत धार्मिक लोक पर्व है। हुआ क्लियर। जिस प्रकार से ये अन्य पर्व भी हैं, जैसे कि आप देखना, ये है गोंड पर्व जिसमें कि मंडाई, लारूकाज, ठीक है, नवाखानी, बिदरी, ठीक है, बगबंदी, ये इस प्रकार से ये त्यौहार है। ठीक है, जैसे कि जो भी व्यक्ति बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा के आसपास रहता हो, वो मंडाई वर्ड सुना होगा। ठीक है, क्योंकि मंडाई जो शब्द है या मंडाई जो पर्व है, ये गोंडों का एक महत्वपूर्ण पर्व है। इसमें जो है ग्रामीण जन फसल आने की प्रसन्नता और सुखद जीवन का संदेश अथवा किसी विशेष उपलब्धि की सूचना आसपास के लोगों को देते हैं। जब भी उनके गांव में मंडाई होती है, तो वो अपने रिश्तेदारों को अपने यहाँ बुलाते हैं, उनका खाना पीना होता है। इस दिन ग्रामीण जो निवासी होते हैं, वो एक जगह एक देव की पूजा करते हैं, और जो है एक तरह का छोटा सा बाजार या लगता है, हाट लगता है। ठीक है, उसे कहते हैं मंडाई। और मैं इसे देखा हूँ क्योंकि मैं बालाघाट का खुद हूँ, तो मैं ये जानता हूँ कि मंडाई क्या होती है। जो भी व्यक्ति है, जो भी स्टूडेंट छिंदवाड़ा,
मंडला डिंडोरी बालाघाट का होगा, वो मंडाई वर्ड या मंडाई जो है वो खुद घूमने गया होगा। ठीक है। दूसरा है लारूकाज। लारूकाज क्या है? तो गोंडा का एक प्रमुख पर्व है जो नारायण देव के सम्मान में मनाया जाता है। यह पर्व जो है सूअर के विवाह का प्रतीक है, जिसमें सूअर की बलि दी जाती है। गोंड जनजाति में यह मान्यता है कि इस पर्व से परिवार में सुख, समृद्धि और संपन्नता बनी रहती है। तो कभी आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि सूअर की बलि किस पर्व में दी जाती है गोंडों द्वारा, तो वो है लारूकाज। किसकी? सूअर की, सूअर की बलि। ठीक है। तीसरा है नवाखानी। एक्चुअली ये नवा है। ठीक है, नवाखानी। जो नवाखानी है ये भी एक प्रमुख पर्व है, और ये पर्व जब धान की फसल पर जब बाली आना शुरू हो जाती है तब मनाया जाता है। क्या बोला मैंने यहाँ पे? धान। ठीक है। धान क्यों बोला गया है? क्योंकि ये जनजाति कहाँ पाई जाती है? बालाघाट, मंडला, डिंडोरी में पाई जाती है, और यहाँ पर मिट्टी होती है लाल पीली, और यहाँ की जो प्रमुख फसल है वो एक्चुअली धान है। इसलिए धान की फसल में जब बाली आती है तो नवाखानी पर्व मनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि किसान जाता है, 5 मुठ जो है धान की बाली को काटता है, घर लाता है, और जो घर की महिला होती है उसे धान निकालती है, और उसके बाद उसे चुरती है और चावल निकालती है, और उस चावल की एक जावरा नुमी, यानी कि एक जावरा बोलते हैं लोकल भाषा में उसे। जावरा मीन्स यानी होता है नमकीन खीर। ठीक है, यानी ऐसे मीठी खीर बनती है, उस प्रकार से नमकीन खीर बोल दो, उसे बोलते हैं जावरा। और उसमें कुल देवी की पूजा की जाती है, और पूजा अर्चना करने के बाद वो प्रसाद मुंह में सब में बांटा जाता है। तो ये होता है नवाखानी। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है। चौथा है बिदरी। एक्चुअली इसका शुद्ध रूप है वो है बदरी या बादल। क्या है? बदरी, बदरी या बादल। ठीक है। इसका अर्थ होता है बादल की पूजा करना। बिदरी पूजा में बादल के साथ धरती और अन्य किसी की भी पूजा की जाती है। बिदरी पूजा ज्येष्ठ माह की किसी भी तिथि में की जाती है। सूर्य उदय के पहले गांव के सभी लोग स्नान करके, ठीक है, लोटे में जल लेकर, और जो ठाकुर देव हैं, कौन से ठाकुर देव? ठाकुर देव की स्थल पर जाया जाता है और सफेद मुर्गे की बलि दी जाती है, और सभी एकत्रित होते हैं और सभी अपने अपने घर से अनाज लाते हैं, और सभी अनाज को मिलाया जाता है, और सभी अनाज को मिलाने के पश्चात सब में वो अनाज बांट दिया जाता है। और वो अनाज जो है किसान जो होता है या जनजाति के जो लोग होते हैं अपनी फसल की जो बीज होती है उसमें मिला देते हैं, और ऐसी मान्यता है कि इससे फसल जो है अच्छी पैदा होती है, ऐसा कामना की जाती है। तो क्वेश्चन आपसे ये आएगा कि बिदरी का संबंध किससे है? तो वो गोंडों से है, और बिदरी में ही ठाकुर देव की पूजा होती है। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट है बगबंदी। बगबंदी जो है आषाढ़ माह की पूर्णिमा यानी गुरु पूर्णिमा की को मनाया जाता है। ध्यान रखना। ठीक है। और कुछ त्योहार है, ध्यान रखना। एक है हर ढीला। ठीक है। दूसरा है वो है छेरता, छेरता। ठीक है। तीसरा है वो है मेघनाथ, मेघनाथ। ठीक है। और चौथा है वो है जावरा। इस प्रकार से आपको इतने त्यौहार भी आपको देखने मिलेंगे। आपको यहाँ से याद रखना है मेघनाथ। क्यों? क्योंकि मेघनाथ जो है गोंडों के सर्वोच्च देवता हैं, और इनका एक अन्य नाम भी है, वो है खंडेरा या खट्टा। कभी आपको मेघनाथ आए या खंडेरा आए, खंडेरा या खट्टा, ठीक है, अगर ये भी नाम आपको मिलता है तो ये नाम किसका है? मेघनाथ का है। और मेघनाथ पर्व जो है गोंड आदिवासी द्वारा फाल्गुन महीने के पहले पक्ष में मनाया जाता है। तो मेघनाथ जो है गोंडों का एक प्रमुख देवता भी है, इसलिए आपको ये भी याद रखना है कि जो मेघनाथ पर्व है ये एक्चुअली कब मनाया जाता है? ये फाल्गुन महीने में, फाल्गुन महीने मनाया जाता है। तो आपको ये भी याद होना। ठीक है।
तो यहाँ से इतने आपके पर्व है मुख्य मुख्य, आपको इतने याद होना, तो यहाँ से आप क्वेश्चन आपको आते हैं तो आप हैंडल कर लोगे। मांड बड़ा त्योहार खालिस्तान द्वारा मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है गोंड द्वारा। ठीक है, मांड वरा या मांड बरा त्योहार जो है गोंड जनजाति का एक पारंपरिक अनुष्ठान है जो विशेष रूप से विवाह समारोह से जुड़ा हुआ है, जहां विवाह मंडप का निर्माण होता है। यह विवाह की रस्मों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो विवाह मंडप की तैयारी और उसके इर्द गिर्द की परंपराओं का केंद्रीकृत है। हुआ क्लियर? तो ये ध्यान रखना। दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोहा ढोरा अलंकरण किस जनजाति की विशेषता है? तो ये है गोंड जनजाति की विशेषता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। और ये क्वेश्चन आपके मध्य प्रदेश पीएससी 2025 में आ चुका है। हुआ क्लियर? और ये भी ध्यान रखना कि ये जो नोहा ढोरा जो भित्ति चित्रकला है ये एक्चुअली गोंड, बैगा और भारिया, कहाँ पर? गोंड एक, ठीक है, दूसरा हो गया बैगा, ठीक है, तीसरा हो गया भारिया। इन तीनों जनजाति में ये प्रसिद्ध है। हुआ क्लियर? कभी आपको गोंड आए तो वो भी इसका है, बैगा का भी है और भारिया का भी है। इसमें क्या होता है, जो महिलाएं होती है घर की, वो मिट्टी की उभरी रेखाओं से भित्ति चित्रकला बनाती, कहाँ पर? अपने दीवार पर। और कब बनाती है? जब नया घर बनता है तब इस अलंकरण का यूज करते हैं, उसे कहते हैं नोहा ढोरा। हुआ क्लियर? अब कभी ये क्वेश्चन कर ले कि नए घर में जो दीवार पर महिला द्वारा भित्ति चित्र बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं नोहा ढोरा। हुआ क्लियर? और जो नोहा ढोरा अलंकरण है ये गोंड, बैगा, भारिया में प्रचलित है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो गोंड, बैगा जो है एक ही क्षेत्र में पाई जाती है, बालाघाट, छिंदवाड़ा के आसपास, और दोनों के देवता एक ही हैं। ठीक है, दोनों का क्षेत्र एक ही है, दोनों की पूजा अर्चना, दोनों का संस्कृति एक ही है। तो ये क्या है? एक्चुअली एक किदवंती है, बैगा की किदवंती। उसमें कहा गया है कि एक तुम्बे से दो आदमी निकले, पहला बैगा हुआ और दूसरा गोंड हुआ। बैगा जो है टंगिया लेकर जंगल काटने चला गया और जो गोंड है ये नगर संभालने लगे। इस प्रकार से एक ही तंबू है, दोनों भाई भाई हैं, एक ही घर से निकले, एक गया जंगल, कौन गया? वो गया बैगा कुल्हाड़ी लेकर, और जो गोंड है ये नगर संभालने लगे। इस प्रकार से गोंड और बैगा की जो संस्कृति है वो एक ही है। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। ठीक है, इसलिए कभी क्वेश्चन आपको आ जाए और वहां पे गोंड नहीं दिया है तो उसका आंसर बैगा होगा, अगर बैगा नहीं दिया है तो उसका आंसर गोंड होगा, क्योंकि दोनों की संस्कृति सेम है। गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला मेघनाद पर्व किस हिंदी माह में मनाया जाता है? और ये क्वेश्चन जो है आप देख रहे हो असिस्टेंट डायरेक्टर कल्चरल डिपार्टमेंटल एग्जाम 2025 में पूछ चुका है, और मैं बता चुका था आपको भी जस्ट इसके पहले कि गोंड जनजाति के सबसे महत्वपूर्ण देवता में से एक कौन है? तो वो है मेघनाद। ठीक है, और मेघनाद पर्व मनवाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये पर्व मनाते कब हैं? ये मनाते हैं फाल्गुन माह में। तो बताया था कि जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं उसकी जो सिमिलैरिटी चीज़ें हैं ये कब मनाए जाते हैं, किस महीने में आते हैं, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। तो मेघनाद पर्व जो है ये कब मनाते हैं? ये फाल्गुन माह में मनाते हैं। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। ढढार नामक लोक नृत्य किस जनजाति का लोक नृत्य है? तो ध्यान रखना इसका आंसर है गोंड जनजाति। गोंडों के और से लोक नृत्य है, जैसे कि देखना ये है गोंडी या गोंड नृत्य, कर्मा, सैला, भड़ोनी, कहरवा, सुवा नृत्य, दिवाली नृत्य। ठीक है, ये सभी नृत्य, तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको जानकारी होना चाहिए ताकि क्वेश्चन आता है तो आपको वहां पर वो बन जाए। जैसे कि कर्मा नृत्य, जो कर्मा नृत्य है ये गोंड जनजाति का प्रमुख नृत्य है, और यह एक स्त्री प्रधान जिसका प्रमुख वाद्य यंत्र होता है मांदर। क्या होता है? मांदर। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। और जो
कर्मा नृत्य है, ये ध्यान रखना कि ये विश्व का प्रथम लोक नृत्य है। किसका? विश्व का। लोक नृत्य है जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, जिसे गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड शामिल किया गया है। कब? 2016 में। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि 349 जो कर्मा नर्तकों ने एक साथ नृत्य किया था, इसलिए इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में शामिल कर लिया गया 2016 में। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये दुनिया का, विश्व का पहला लोक नृत्य है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ है, कर्मा नृत्य। इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए आईएमपी हो जाता है। आपको यहाँ से ये भी याद रखना है, आपको यहाँ से ये भी याद रखना है कि ये स्त्री प्रधान नृत्य है, क्योंकि यहाँ बोला गया है 3049 कर्मा नृतकों, यानी कि स्त्री नृत्य की थी जिन्होंने ये डांस किया था, इसलिए ये कर्मा क्या है? एक स्त्री प्रधान नृत्य है। ये भी आपको याद होना चाहिए। दूसरा, इसका जो वाद्य यंत्र होता है, जो बजता है नाचते वक्त, तो वो बजता है मंदार। हुआ क्लियर? इतनी इन्फॉर्मेशन आपको याद होना चाहिए कि ये क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है। हुआ क्लियर? दूसरा है सैला नृत्य। एक्चुअली जो सैला नृत्य है ये पुरुष प्रधान नृत्य है। क्यों है? क्योंकि ये जो नृत्य है पहाड़ों पर, कहां पर? पहाड़ पर ये नृत्य होता है और पहाड़ को बोलते हैं सैल। ठीक है, इसीलिए इसे सैला नृत्य कहा जाता है और ये जो है पुरुष प्रधान नृत्य है। कर्मा क्या है? महिला प्रधान नृत्य है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट है भड़ोनी। भड़ोनी क्या होता है? ये विवाह अवसर पर नृत्य होता है। इसमें क्या होता है, जो महिलाएं होती है, ये मंडप के नीचे जो बाराती होते हैं, ठीक है, जो बारात आती है दूल्हे की, उसको मीठे गीत के रूप में गाली देती है। ठीक है, ये बिहार में बहुत प्रचलन होता है कि जवाई को गाली बकते हैं। यहाँ पर जो भड़ोनी है, यहाँ पर भी जो महिलाएं होती है वो बारातियों को देती है गाली। ठीक है, नेक्स्ट है कहरवाहा। क्या है? कहरवा। इसमें क्या होता है? ये एक खुशी का गीत का नृत्य है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट है सुवा नृत्य। इसमें क्या होता है? धान की फसल पककर तैयार होने पर यह नृत्य किया जाता है। काय की? धान। धान क्यों? क्योंकि जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां पर धान का उत्पादन, या धान जो है या चावल जो है प्रमुख फसल है। ठीक है, और यह गीत तब गाते हैं कौन सा? और जब धान की फसल आ जाती है तो उस समय सुवा नृत्य किया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है दिवाली नृत्य। हुआ क्लियर? ठीक है, तो इस प्रकार से ये गोंडी नृत्य है। ये आपको कर्मा, सैला, भड़ोनी और सुवा, आपको कम से कम इतने याद होना चाहिए। ठीक है, और कर्मा के बारे में आपको पूरी जानकारी होना चाहिए कि ये महिला प्रधान नृत्य है। इसमें वाद्य यंत्र मंदार है। 2016 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो चुका है। 3049 महिलाएं इसमें नृत्य का डांस की थी और ये विश्व का पहला लोक नृत्य है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज हुआ है। हुआ क्लियर? पेन कड़ा क्या है? तो जो पेन कड़ा है ये एक्चुअली गोंडों का गोत्र पूजा स्थल है। गोंडों का गोत्र पूजा स्थल है। हुआ क्लियर? तो ये ध्यान रखना कि जो पेन कड़ा गोंड जनजाति संबंधित है और उनके गोत्र पूजा स्थल का नाम है। यह पूजा स्थल उनके गोत्रों और पूर्वजों की देखभाल करने वाले बाबा देव देवता से जुड़ा है, जिसे शुभ महादेव के नाम से जाना जाता है। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। लमझेना का तात्पर्य जनजाति समाज से क्या है? तो जो लमझेना या लमसेना ये एक विवाह प्रथा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। जो लमझेना या लमसेना जो है ये विवाह प्रथा है किसकी? गोंडों की विवाह प्रथा है, जहां पर लड़के ससुराल में आकर रहने लगते हैं, जिसे सेवा विवाह या गोंडी रूप कहा जाता है और यह भी जनजाति समाज का एक हिस्सा है।
हुआ क्लियर। इसी प्रकार से जो बहुत से विवाह हैं हम आगे समझेंगे उसको। अभी जान लीजिए कि लमझीना या लमसेना विवाह जो है ये विवाह का प्रकार है किसके, गुण जाति के। इसमें क्या होता है, जिस प्रकार से वर्तमान देखा होगा आपने कि घर जवाई होता है, उसी प्रकार से लमसेना विवाह जो है सेवा विवाह होता है, जो ससुराल जाके सास ससुर की सेवा करता है। हुआ क्लियर। इन्हें इन द सेंस मान लीजिए घर जवाई। प्रसिद्ध गोंड दुर्ग देवगढ़ किस जिले में स्थित है, तो ये ध्यान रखना जो दुर्ग देवगढ़ है ये एक्चुअली गोंडों की क्या थी, राजधानी थी। ये जो इमेज दिख रही है ये इनका दुर्ग था, यानी कि इनका किला था, और ये गोंडों की राजधानी थी। तो इस प्रकार से कहाँ स्थित है, ये छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। अबुझ मारिया किसकी उपजाति है, तो ये गोंडों की उपजाति है। इसी प्रकार जो है गोंड जनजाति के, इसी प्रकार से गोंडों की उपजाति को वर्गीकृत किया गया है किसके आधार पर, एक किया गया है व्यवस्था के आधार पर और एक किया गया है निवास स्थल के आधार पर। जैसे कि आप देखना ये है अंगरिया। जो अंगरिया है ये लोहा का काम करने वाली जनजाति है और इनके देवता कौन है, वो है लोहासुर। ठीक है। एक है प्रधान। प्रधान जो है मंदिरों में पूजा पाठ और पुजारिया कार्य करने वाले को कहते हैं प्रधान। ठीक है। एक होता है ओझा। ओझा जो है तांत्रिक और पंडिताई करने वाले जो गुण होते हैं वो ओझा कहलाते हैं। एक है कालिया भूतिया। जो कोयला भूतिया जो है ये नाचने गाने वाले होते हैं, इसे कहते हैं कोयला भूतिया। ठीक है। एक है सोलहास। सोलहास जो है बढ़ाईगिरी करने वाले गुण होते हैं। और दूसरा है निवास स्थल के आधार पर। तो राजगुण जो है ये ऐसे गुण होते हैं जिनके पास भूमि स्वामी होता है। नेक्स्ट होता है धुर गुण, यानी होते हैं यह गुण साधारण वर्ग के गुण होते हैं। और अंतिम है मुरिया या मरिया, गोंडों की उपजाति जो अत्यंत पिछड़ी जनजाति है। और इसी में घोटुल प्रथा जो प्रचलित है इसी में है। ठीक है, ध्यान रखना। अब घोटुल प्रथा क्या होती है तो जान लीजिए। तो जो घोटुल प्रथा होती है ये अविवाहित युवक और युवतियों के लिए घोटुल नामक एक संस्था होती है, जहां विवाह पूर्व जो होते हैं युवक और युवतियों का यौन संबंध शिक्षा दी जाती है। विवाह के पूर्व ही उन्हें आपस में प्राणायाम संबंध बनाने की आज़ादी होती है। गुण जनजाति की ये लोक परंपरा के अनुसार लिंगों के घोटुल प्रथा की शुरुआत की थी। जो ये प्रथा है किसने की थी, लिंगों ने की थी। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि जो घोटुल प्रथा है आज का अगर देखा जाए तो टिंडर ऐप होता है, जहाँ पे लड़का लड़की मिलते हैं एप्लीकेशन के माध्यम से। ठीक है, मिलते हैं, डेटिंग करते हैं और फिर विवाह करते हैं। उसी प्रकार से जो मुरिया या मारिया जनजाति है उसमें बहुत पहले से ये प्रथा शुरू हो चुकी है। यानी आज तुम जो बोल रहे हो कि हम आधुनिक है, ये उससे पहले आधुनिक हो चुके थे, जहां पर ये आज़ादी थी कि किसको किसके साथ विवाह करना है, किसके साथ रहना है, किससे विवाह नहीं करना है, ये आज़ादी थी उस समय से। तो ये होती है मारिया या मुरिया की घोटुल प्रथा। कंपेयर की जाए आज की टिंडर ऐप से, यानी कि जो आज टिंडर ऐप में आप मिलते हो, बात करते हो, उसी प्रकार से घोटुल प्रथा भी है मुरिया या मारिया में। आप ध्यान रखना, इससे आपको याद रहेगा। ठीक है। और ये ध्यान रखना कि इस प्रथा की शुरुआत किसने की थी, लिंगों ने की थी। हुआ क्लियर, ये ध्यान रखना। लिंग कौन थे तो हम शुरुआत में जो क्वेश्चन आया था उसमें हम पढ़ चुके हैं। पंडो, भूमिया, भुईहार, खालिस्तान जनजाति की प्रमुख उपजाति है, तो ये गोंडों की उपजाति है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हुआ क्लियर। किस जनजाति में सेवा विवाह की प्रथा है, तो ये है गोंडों में। गोंडों में जो है सेवा विवाह का प्रचलन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसी प्रकार से कुछ विवाह हैं गोंडों के, जैसे कि देखना, एक हो गया सेवा विवाह, एक हो गया दूध लौटा विवाह। ठीक है, पोलीथर विवाह, चढ़ विवाह, भगोली विवाह, बलात विवाह और पठोनी विवाह और प्रीति विवाह। ठीक है। तो जो सेवा विवाह होता है उसे कहते हैं लमसेना विवाह। ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो पति होता है ये पत्नी घर जाकर उसके माता पिता की सेवा करते हैं, लाइक का जैसे कि हम देखते हैं घर जवाई। ठीक है।
दूसरा होता है दूध लौटाया हुआ। इसमें क्या होता है, भाई का लड़का और बहन की लड़की, जैसे कि माम भाई और जो बुआ की बेटी होती है, इनके बीच में जो विवाह संबंध होता है उसे कहते हैं दूध लौटाया हुआ। ये गोंडों में प्रचलित है, ठीक है। नेक्स्ट है पोलीथर विवाह। इसमें क्या होता है, ये विवाह जो होता है ये एक्चुअली अपहरण विवाह प्रथा है, जिसे पाय सूतर विवाह भी कहा जाता है। हुआ क्लियर। नेक्स्ट है चढ़ विवाह। इसमें क्या होता है, गोंड जनजाति में चढ़ विवाह जो है सर्वाधिक प्रचलित है। इस विवाह में वर पक्ष बारात लेकर कन्या पक्ष के घर में जाता है। यानी जैसी शादी की परंपरा आज आप देखते हो कि वर जो है बारात लेकर कन्या के घर जाता है और शादी करके वो लाता है, उसे कहते हैं चढ़ विवाह। इसलिए ये वेरी वेरी IMP हो जाता है, ठीक है। और ये गोंडों में इसे क्या कहते हैं, चढ़ विवाह प्रथा कहते हैं, ठीक है। एक है भगोनी विवाह। इसमें क्या होता है, अगर लड़की और लड़के दोनों राजी होते हैं तो लड़की जो है लड़के घर में खुद भागकर आ जाती है और वहां पर रहकर शादी कर लेती है। यानी कि दोनों की मर्जी से शादी होती है। इसे कहते हैं भगोली विवाह, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लड़की खुद भागकर लड़के घर में आ चुकी है इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट है बलात विवाह। इसमें क्या होता है, इस प्रथा में लड़का जबरन लड़की को अपने घर में ले आता है और हाट बाजार में हल्दी छीड़ देता है, जहां लड़का लड़की से विवाह करने का हकदार हो जाता है। ऐसा तब होता है जब लड़का एवं लड़की के माँ बाप किसी तरह विवाह करने के लिए राजी नहीं होते। ऐसी स्थिति में रात में ही मंडप गड़ाकर बाजे गाजे से नाच गाने के साथ विवाह संपन्न होता है। इस प्रकार देखा जाए तो ये जबरदस्ती विवाह होता है ना, जैसे कि लड़का गया वहां के ला लिया और शादी कर लिया, वो कहते हैं बलात विवाह। ये नाम से ही आपको दिख रहा है बलात विवाह, ठीक है। जो पठौनी विवाह होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें लड़की की बारात लड़के घर में आती है। लड़के के मंडप में भावरे होते हैं। लड़की अपने दूल्हे को विदा करके अपने घर ले आती है। जिस प्रकार से आप देखना चढ़ विवाह होता है, इसका जस्ट उल्टा होगा पठौनी विवाह। चढ़ में क्या होता है, लड़का जो है, ठीक है, यानी जो लड़का है वो लड़की घर में जाएगा, ठीक है, ये होगा चढ़ विवाह। और इसमें क्या होगा, जो लड़की है वो लड़के घर में जाती है, वह क्लियर, और लड़के को वो अपने घर में लाती है, उसे कहते हैं पठौनी विवाह, ठीक है। नेक्स्ट है प्रीति विवाह। इसमें क्या होता है कि इस विवाह में लड़की के पिता को वर मूल्य अनिवार्य रूप से देना होता है। वर मूल्य दे रहा है यानी कि दहेज दे रहा है, उस प्रकार से अगर वो अनिवार्य है तो वो कहलाएगा प्रीति विवाह। हुआ क्लियर। तो इतने सब विवाह जो है मुख्य मुख्य आपको याद होना चाहिए, ताकि गोंडों से अगर क्वेश्चन आता है विवाह संबंधी तो आपसे बनना चाहिए। हुआ क्लियर। ये है घोटुल प्रथा, ठीक है, जो बता चुका हूं आपको, ये पढ़ लेना आप। जनजाति जीवन में घोटुल प्रतिनिधित्व करता है। ये एक क्या है, तो ये विवाह के स्वरूप है, ठीक है। जो किस प्रसिद्ध है, वो है मारिया या मुरिया जनजाति में प्रसिद्ध है, जो गोंडों की उपजाति है। हुआ क्लियर। विरहा किस आदिवासी जनजाति की महिलाओं द्वारा लोकप्रिय लोकगीत है? तो विरहा जो है गोंड जनजाति का लोकप्रिय लोकगीत है। और ये ध्यान रखना कि जो विरहा गीत है या ददरिया गीत है, ये बारात के लोगों द्वारा रास्ते में विरहा या ददरिया गीत गाया जाता है। यह एक वीर रसपूर्ण गीत है और इसमें जो है सेखी बढ़ाई जाती है। जो सेखी होती है ना, हम ऐसे हम वैसे, इस टाइप का ये गीत होता है। और ये शादी के अवसर में बारात के जो लोग होते हैं रास्ते में गाते गाते निकलते हैं, ठीक है। और ये गोंडों में प्रचलित है, ठीक है। इस प्रकार से कुछ अन्य गीत भी हैं, जैसे कि पणवानी, झूमा, झूमर, कर्मा गीत, वरहा, दरारी, ठीक है। जैसे कि पंडवानी है, पंडवानी इसमें क्या होता है, भीम को महत्व दिया जाता है। भीम यानी कौन होते हैं, अपने जो अर्जुन के भाई भीम थे, उसकी बात चल रही है यहाँ पे भीम की, ठीक है। क्योंकि जो गोंड थे ये शक्तिशाली ढील ढोल के रूप में पुरुष होते थे, बॉडी बिल्डर टाइप के, इसलिए अर्जुन की अपेक्षा भीम सेना को अधिक महत्व देते थे। और इसमें जो गाना गाते हैं वो भीम को देते हैं महत्व, उसे कहते हैं पंडवानी। हुआ क्लियर। एक है झूमा झूमर। यह जो है प्रेम गीत होता है और प्रियतम अपने प्रीति यानी अपने प्रेमी की याद में यह गीत गाती, उसे कहते हैं झूमा झूमर। नेक्स्ट होता है कर्मा गीत। कर्मा गीत जो है कर्मा नृत्य के दौरान कर्मा गीत का गायन होता है। और कर्मा गीत जो है 4 प्रकार के होते हैं।
एक है कर्मा ठाटा, दूसरा है कर्मा लहरी, तीसरा है कर्मा लंगाड़ और चौथा है कर्मा रागिनी। इस प्रकार से जो है इसके चार हैं। एक कौन सा है? वो है कर्मा ठाडा। दूसरा है वो है कर्मा लहरी। तीसरा है वो है कर्मा लंगड़ा। और चौथा है वो है कर्मा रागिनी। ठीक है, इस प्रकार से जो है इसके चार गीतों के क्या है प्रकार है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। आपसे ये क्वेश्चन कर लेगा कि कर्मा के कितने प्रकार है गीतों के, तो चार प्रकार है। हुआ क्लियर? गुण जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? तो ध्यान रखना, जो गुण जनजाति है उसके इतने सारे देव देवता हैं। जैसे कि आप देखना, ये है दूल्हा देव, बड़ा देव, ठाकुर देव। इस प्रकार से इसका आंसर दूल्हा भी ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा। इस प्रकार से इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी सभी हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि दूल्हा देव जो हैं ये गुण जनजाति के सबसे प्रमुख देवता हैं, जो विवाह के अवसर पर इनकी पूजा की जाती है। नेक्स्ट है बड़ा देवता, ये बड़े व्यापक देवता हैं। गुण बड़ा देवता को सर्वशक्तिमान मानते हैं। बड़ा देवता या बड़ा देव, अन्य रूप में इसे 12 देव, लिंगो, राय लिंगो और बारानोभी भी कहते हैं। नेक्स्ट है ठाकुर देव, ये गोंडों के ग्राम देवता हैं जो ग्राम की रक्षा करते हैं। ठाकुर देव जो गांव के बाहर वृक्ष के नीचे बैठाए जाते हैं, ठाकुर देव। ठीक है, एक है नारायण देव, इसमें क्या होता है, इनका स्थल जो है घर की दहलीज पर होता है। ये घर में आने वाली बाधाओं को रोकते हैं। नेक्स्ट है धमसेना देव, इनका स्थल जो है देव के पास होता है जहां एक खंबा गड़ा होता है। नेक्स्ट है नागेश्वर देव, ये नाग या सर्प की पूजा की जाती है। नेक्स्ट है खैर खूटा मुठिया देव, यह जो है चरवाहा या चरवाहीन देवी भी कहते हैं, ये गायों की रक्षा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है खरमाई देवी, ये ग्राम की रक्षा करने वाली देवी है। इसका स्थल जो है महुआ वृक्ष के नीचे होता है। नेक्स्ट है बंजारण माई, ये जो है वन देवी है जिन्हें रात माई या अंधेरी माई भी कहा जाता है। नेक्स्ट है गंगा नाई माई, जो गंगा इन माई है इनका स्थल घर के बाहर आंगन में होता है। नेक्स्ट है शारदा माई, ये वरदान देने वाली देवी है। नेक्स्ट है शीतला माई, जो शारदा माई की छोटी बहन है। नेक्स्ट है बूढ़ी माई, ये बड़ी चेचक की देवी है। और नेक्स्ट है कसलाई माई, ये छोटी माता की देवी है। इस प्रकार से आपको दूल्हा देव, बड़ा देव, ठाकुर देव, नारायण देव, धमसेना, ठीक है, शारदा माई, ठीक है, बूढ़ी माई, ये सभी आपको याद होना चाहिए कि ये, क्योंकि ये प्रमुख देवता हैं गोंडों के। आपसे क्वेश्चन भी कर सकता है कि इन देव का यूज क्या है, ये किस लिए इनकी पूजा करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना चीजों का। गोंडी बोली के लिए प्रयुक्त लिपि कौन सी है? तो ये लिपि है देवनागरी लिपि। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपके 2012 से लेकर 2025 तक आ चुके हैं गुण जनजाति से, सभी को यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, इसकी पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, और जो भी पोस्ट की गई होगी, ठीक है, अपडेटेड पोस्ट गवर्नमेंट की वेबसाइट से, जैसे कि MP माई गवर्नमेंट, MP जनसंपर्क, ठीक है, इन सभी पोस्ट के जो भी PYQ होंगे या फिर उन पोस्टों को मैं यहाँ पे कल लाके कर दूंगा इंक्लूड। ठीक है, ताकि वहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, तो आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक्स।